अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, द गेंजीज मैसेज इसका टाइटल है। गंगा नदी के ऊपर लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, सोचने पे मजबूर करेगा आपको। आप मेरे साथ इस आर्टिकल को पढ़ेंगे जैसे टॉपर्स पढ़ा करते हैं। मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। पढ़ने का अच्छा ढंग रहा है इंग्लिश का, इसलिए कभी भी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आई। सारे के सारे आर्टिकल की ग्रामर वोकैबुलरी आप अप्लाई करेंगे इस क्विज़ पे, समझ गए ना। जो भी आप पढ़ोगे और सीखोगे ना अगले आधे घंटे में, इस क्विज़ में सारा का सारा आपका रिवाइज होगा। वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन आपको मैं दे देता हूँ। अभी शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा द गेंजीज मैसेज। देखो सबसे पहले तो इसको बोला गेंजीज। मैंने गेंजीज क्यों बोला? अंग्रेजी में गंगा नदी को गेंजीज बोलते हैं। गलत बात है, वैसे नाम तो उसका गंगा है, लेकिन अगले दूसरी भाषाओं में जाने पे चीज़ों के नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे रशिया को हिंदी में हम रूस बोल देते हैं, चाइना को हिंदी में हम चीन बोल देते हैं, तो वो हमारी गंगा नदी को अंग्रेजी में गेंजीज बोल देते हैं। तो वैसे आप गंगा ही बोलें, ठीक है ना। तो कह रहे गंगा का मैसेज। अच्छा, क्या मैसेज है गंगा का, क्या पैगाम है? कह रहा ऑन माइक्रो प्लास्टिक्स पोल्यूशन। जो गंगा में पोल्यूशन हो रहा है माइक्रो प्लास्टिक्स का। अब ध्यान से समझो, प्लास्टिक्स और माइक्रो प्लास्टिक्स में क्या फ़र्क है। देखिए, प्लास्टिक होता है एक अनकाउंटेबल नाउन, इसका मतलब होता है प्लास्टिक के टुकड़े। कोई भी प्लास्टिक की चीज़ होती है वो प्लास्टिक कहलाती है ना। याद रखें, इसके आगे एस नहीं लगता है, अनकाउंटेबल नाउन है, नेवर प्लूरलाइज्ड। लेकिन प्लास्टिक के आगे एस लगा देंगे तो इसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ मेकिंग प्लास्टिक। कभी कभी क्लोज टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्लास्टिक और प्लास्टिक्स के बीच में से चूज करना होगा आपको चूज करना है प्लास्टिक को। एस लगाने के बाद प्लास्टिक बनाने की आर्ट बन जाती है वो, है ना। एक माइक्रो प्लास्टिक नाम का वर्ड होता है, इसके आगे एस लग जाता है। माइक्रो प्लास्टिक का मतलब है प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसीज जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाए, आपको देखने में पानी में दिखाई ना पड़े, इसके आगे एस लग जाता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, गंगा नदी के पहले आप हमेशा द लगाएं। कोई भी रिवर हो, कोई भी ओशन हो, कोई भी लार्ज वाटर बॉडी हो दुनिया की, सी हो, सागर हो, समंदर हो, उसके आगे आपको द को लगाना होता है। लेकिन इसका क्या है, एक छोटा सा एक्सेप्शन है, लेक्स के नेम्स के आगे कभी भी द को ना लगाएं। जैसे द लेक विक्टोरिया इज़ द ओरिजिन ऑफ नाइल रिवर। जो लेक विक्टोरिया है वही ओरिजिन है नील नदी का। देखो, लेक विक्टोरिया ओरिजिन होगा, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन द गलत है। तो द को यहाँ से निकाला और यहाँ पे लगा दिया लेक। लेक विक्टोरिया इज़ द ओरिजिन। अब देखो, रिवर नाइल है तो द इसके आगे लगाना है। नदी के नाम के आगे, समंदर के नाम के आगे द आता है, समझ गए ना। तो याद रखना है लेक्स के साथ में इस एक्सेप्शन को, द वाली। चलो आगे बढ़ेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको आर्टिकल्स वाली क्लास में करवा चुका हूँ। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। कह रहा है इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉज ऑन वेस्ट सीरियसली टू स्टॉप माइक्रो प्लास्टिक्स पोल्यूशन। कह रहे इंडिया को टेक करना ही चाहिए। मस्ट का मतलब ये है किसी काम का होना बहुत ज़रूरी है, तो इंडिया का उठाना बहुत ज़रूरी है, टेक करना बहुत ज़रूरी है। और किस पे? इसके लॉज को, इसके कानूनों को। और किस चीज़ पे? वेस्ट पे, जो है वेस्ट मटेरियल जो निकलता है ना शहरों से, उस चीज़ पे। और कैसे करना है? सीरियसली लेना है। इंडिया को अपने लॉज को बिल्कुल टेक करना है सीरियसली, बड़ी गंभीरता से, ताकि स्टॉप कर पाए इंडिया, रोक पाए ऐसे पोल्यूशन को जो है माइक्रो प्लास्टिक्स का। छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े नदियों में मिल रहे हैं गंगा जैसी, जिनको हम आँख से देख भी नहीं पाते हैं, बस पी जाते हैं पानी के साथ, समझ गए ना। तो इंडिया को मस्ट टेक इट सीरियसली। अब देखने वाली चीज़ इस सेंटेंस में, इंडिया आपका सब्जेक्ट है, मस्ट टेक इसकी वर्ब है। माइक्रो प्लास्टिक्स आप समझ गए हैं। टेक सीरियसली किसी चीज़ को लेना मतलब गंभीरता से लेना। टेक सीरियसली मतलब किसी चीज़ की गंभीरता को समझना। अब एक काम करेंगे, इस पूरे आर्टिकल के सारे वोकैबुलरी वर्ड्स जो एडवांस्ड वाले हैं उनको अलग से लेकर के समझ लेते हैं, ताकि आर्टिकल पढ़ते हुए आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। उससे पहले एक ऐड करूँगा छोटी सी चीज़। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में एक साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए, ये अपनी वोकैब शीट है। सारे पिछले वर्ड्स आपको इस शीट में मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन से, या टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना।
आज के जो तीन ही वर्ड्स हैं हमारे पास अच्छे वाले, पहला वर्ड है कॉन्डुइट, दूसरा है स्कर्ज और तीसरा है अलार्मिंग। ये तीसरा तो शायद आपको आता भी होगा, है ना। कॉन्डुइट का मतलब होता है एक रास्ता किसी काम को करने का, हिंदी में बोलेंगे जरिया। कॉन्डुइट का मतलब क्या होता है, एक जरिया किसी काम को करने का। वैसे इसका लिटरल मीनिंग होता है पाइपलाइन। जैसे आपके टैंक से घर के आपके बाथरूम तक जो पाइपलाइन आ रही है ना, वो पाइपलाइन कहलाती है कॉन्डुइट, जिससे पानी बह करके आपके बाथरूम में पहुंच रहा है ना। तो एक्चुअल में वो पाइपलाइन एक जरिया है पानी के टैंकी से आपके घर तक पहुंचने का, टैंक से, है ना। तो कॉन्डुइट का मतलब होता है एक जरिया किसी भी काम को करने का। जैसे टेररिस्ट यूज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एज अ कॉन्डुइट फॉर टेरर एक्टिविटीज़। टेररिस्ट जो हैं वो पीओके को यूज़ करते हैं, बाल्टिस्तान को एक कॉन्डुइट की तरह, एक जरिए की तरह टेरर एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ से हो करके इंडिया में आकर के टेरर एक्टिविटीज़ को करते हैं, पीओके बन जाता है एक पाइपलाइन या कॉन्डुइट। समझ गए, इस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे आप। इसको कैनाल या पाइपलाइन आप इसका सिनोनिम बोल सकते हैं। ज़्यादा इस वर्ड को आप देखोगे नहीं, लेकिन जहाँ भी देखोगे बड़ा कन्फ्यूज़ करता है ना, अजीब सा वर्ड है कॉन्डुइट। अब देखो अगला वर्ड स्कर्ज। स्कर्ज का मतलब होता है हिंदी में कष्ट। ऐसी कोई चीज़ जो आपको डेथ या मिजरी दे, आपको परेशान करे या मौत का कारण बने, वो कहलाती है स्कर्ज। कोविड-19 हैज़ प्रूव टू बी अ हेल्थ स्कर्ज। कोविड-19 प्रूव हो गया है एक स्वास्थ्य का कष्ट, हेल्थ स्कर्ज, एक पैंडेमिक प्रूव हो गया। हेल्थ स्कर्ज का मतलब यही है, एक महामारी है अपने आप में। तो स्कर्ज हर वो चीज़ है जो आपको डेथ या मिजरी देता है। इसको आप कर्स भी बोल सकते हो, अभिशाप बोल सकते हो, बेन भी वही होता है, टेरर होता है, डर होता है जिस चीज़ का, एफ्लिक्शन होती है बीमारी, है ना। स्कर्ज जो है सब इसके सिनोनिम है स्कर्ज के। स्कर्ज जो है वर्ब फॉर्म में स्कर्ज ही कहलाता है, इसको नाउन और वर्ब फॉर्म में अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करना आता। लास्ट वर्ड है हमारा अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब है जो चीज़ अलार्म बजा दे। अलार्म का जो है कनेक्शन होता है फियर से, फ्राइटनिंग से, है ना, एप्रीहेंशन से। अगर आपके पास बाढ़ आ गई है आपके मोहल्ले में, खुदा ना खास्ता, तो सरकार के अलार्म बजते हैं बड़े बड़े कि बाढ़ आ गई है, अपने घरों में रहना, बाहर मत निकलना। तो वहीं से अलार्म से ना, उस अलार्म से जोड़ के रखा करो अलार्मिंग नाम के वर्ड को, जो चीज़ आपको डर या एप्रीहेंशन का माहौल बनाए। इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ बिन इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। भारत की जनसंख्या बढ़ रही है एक डर फैलाने वाली रेट से, इतना तेज़ी से बढ़ रही है, हर 10 साल में आप देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है इतनी ज़्यादा, है ना। अलार्मिंग के सिनोनिम है अलर्टिंग या हॉरिफाइंग, जो आपको अलर्ट करे या जो आपको डराने का काम करे, हॉरिफाई करे। अलार्म नाम के नाउन से बना है अलार्मिंग नाम का एडजेक्टिव। वर्ड्स को आप रिवाइज कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत नुकसान कर रहे हो, बिना रिवीजन के याद नहीं रख पाओगे। राइटिंग स्किल्स का कोर्स सीट्स फुल हो गई हैं, 10 से 12 दिन में कोर्स को एप्लीकेशन पे लॉन्च करेंगे अपनी, वहाँ पे आपको फिर से एनरोल होने का मौका मिलेगा ना, 10 से 12 दिन में हो जाएगी एप्लीकेशन। चलिए एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी सीधी सी है, देखो गंगा नदी के ऊपर एक एनजीओ ने एक सर्वे किया, उसके पानी को लेकर के इन्वेस्टिगेशन की, उसमें मिला प्लास्टिक का चूरा, माइक्रो प्लास्टिक्स, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिला, कानपुर के आसपास, हरिद्वार के आसपास, जहाँ फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है ये माइक्रो प्लास्टिक्स हम देख भी नहीं सकते, इसको लोग पी रहे हैं प्लास्टिक को, क्योंकि उनको दिखता नहीं है आँख से। और इस माइक्रो प्लास्टिक के मिलने का एक सीधा सा इंडिकेशन ये है कि जितने भी प्लान्स गंगा को साफ करने पे चले हैं वो अभी तक प्रभावी नहीं रहे हैं, इफेक्टिव नहीं रहे हैं, चाहे नमामि गंगे हो या एक और प्लान भी था इससे पहले। आर्टिकल हमारा ये कह रहा है कि गंगा को मैया बोलने से कुछ होगा नहीं, गंगा मैया को साफ भी करना पड़ेगा, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पानी बहुत गंदा होता जा रहा है, अगर शहरों का कूड़ा करकट आप इसी तरीके से बिना ट्रीट किए हुए गंगा में फैलाते रहे तो गंगा इसी तरीके से पोल्यूटेड होती रहेगी, और जिम्मेवार आप और हम ही हैं और कोई नहीं है। समझ गए। एप्रीहेंसिव टोन है आज की, थोड़ा डरा हुआ है, थोड़ा सा एंशियस है गंगा के पानी को लेकर के, है ना। आज की टोन को आप जो है एप्रीहेंसिव बोलेंगे। इसी समरी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव का, इसको दिमाग से रिप्लाई करना है, मन से रिप्लाई नहीं करना है ना। जितने भी अभियान स्वच्छता के आते हैं, स्वच्छ भारत अभियान हो, नमामि गंगे अभियान हो, ये फेल क्यों होते हैं इंडिया में? क्या सरकार की प्लानिंग खराब होती है या लोगों का सहयोग नहीं मिलता है? क्या सिर्फ सरकार किसी क्लीनलीनेस के, किसी स्वच्छता के अभियान को चला सकती है? 3 आर्गूमेंट्स में इसका जवाब करें, क्यों ये फेल होते हैं, रीज़न बताएं इसका। मेरा जवाब आपको मिलेगा फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के, मैं भी लिखता हूँ आप भी लिखा करो। शुरू कर लें। कह रहे द गंगा या द गैंजीज इंग्लिश में might have stood witness to many stages of Indian civilization, as M.K. Gandhi once noted, but in recent decades it has become a conduit for sewage, solid waste, industrial effluents and other pollutants.
कह रहे जो गंगा नदी है, जो गैंजीज है, वो स्टूड विटनेस हुई है, वो गवाह बनी है। स्टैंड विटनेस का मतलब है किसी की गवाही कर देना, है ना, टेस्टिमनी देना। कह रहे गंगा नदी ने गवाही दी है बहुत सारी स्टेजेस की, बहुत सारे चरणों की, भारत की सभ्यता के, इंडियन सिविलाइजेशन के। कह रहे जैसा कि महात्मा गांधी साहब ने वंस नोटेड, एक बार नोट भी किया था, एक बार उन्होंने कहा भी था। कह रहे लेकिन बट रिसेंट डेकेड्स में, हाल के कुछ दशकों में ये बन चुका है, ये गंगा नदी बन चुकी है, बिकम हो चुकी है एक रास्ता, एक कॉन्डुइट। और किसके लिए? वेस्ट के लिए, शहरों से निकलने वाला सीवेज के लिए, और सॉलिड वेस्ट के लिए जो कि शहरों से निकलता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के लिए, इंडस्ट्री से निकलने वाले बहाव के लिए, इंडस्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी के लिए, और अदर पॉल्यूटेंट्स के लिए, दूसरे कई प्रदूषकों के लिए। सिंपल सेंटेंस है, रिपीट करूंगा एक बार, फिर इसके अंदर घुसेंगे, सेंटेंस के अंदर देखेंगे क्या क्या है। कह रहे गंगा हो सकता है विटनेस बनी हो, गंगा हो सकता है नदी जो है विटनेस, आप जानते हैं ना, गवाह बनी हो बहुत सारी सिविलाइजेशन की स्टेजेस की, भारत की सभ्यता के कई चरणों की, जैसा गांधी साहब ने भी एक बार कहा था। लेकिन हाल के कई दशकों में गंगा नदी क्या बन गई है? अब बन गई है एक रास्ता सीवेज के लिए, सॉलिड वेस्ट के लिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी के लिए, और दूसरे पॉल्यूटेंट्स के लिए। अब आओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। गैंजीज की वर्ब है माइट हैव स्टूड, एम के गांधी की वर्ब है नॉट इट, इट की वर्ब है हैज़ बिकम। सीवेज किसी का सब्जेक्ट नहीं है, किसी की वर्ब नहीं है, इसको अपने कलर दे देते हैं येलो, ठीक है। इट की वर्ब है हैज़ बिकम। पॉल्यूटेंट होता है जो पोल्यूशन करे, प्रदूषक। कॉन्डुइट मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, एक रास्ता, एक जरिया। सीवेज और सीवरेज दो अलग अलग वर्ड्स हैं। सीवेज का मतलब होता है वेस्ट मैटर, जो शहरों से गंदा पानी निकलता है ना, नालियों का, वो कहलाता है सीवेज। और सीवरेज का मतलब होता है वो नालियाँ जिनसे गंदा पानी बाहर निकलता है, वो जो अंडरग्राउंड जो सारा सिस्टम होता है ना, सीवेज जहाँ से बहता है, उस सिस्टम को बोलते हैं सीवरेज। तो सीवेज जो है ना, वो सीवरेज से बहता है, ऐसा समझ लेना। इस तरीके से दोनों वर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट है। ये छोटे छोटे जो आप डिफरेंस देखते हो ना, इसी पे क्वेश्चन बन जाते हैं और इसी पे आपके मार्क्स कट जाते हैं, तो इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और वैसे भी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं सारी की सारी। स्टैंड विटनेस का मतलब होता है किसी की गवाही देना, इसको आप टेस्टिफाइड टू भी बोल सकते हैं। स्टैंड विटनेस टू समथिंग, टेस्टिफाई टू समथिंग। टेस्टिफाई अगेंस्ट लिखेंगे जब आप किसी के खिलाफ गवाही देंगे, जब आप किसी के खिलाफ जो है अपना बयान दर्ज करेंगे, टेस्टिफाई अगेंस्ट। दो वर्ड्स हो रहे हैं, एफ्लुएंट और एफ्लुएंट। एक में ई लगा हुआ है, एक में शुरू में ए लगा हुआ है। इस एफ्लुएंट ई वाले का मतलब होता है ऐसा पानी, ऐसा गंदा पानी जिसमें वेस्ट मिक्सड हो, है ना, जिसमें गंदी चीज़ें मिक्सड हो, ये होता है एफ्लुएंट। और ये एफ्लुएंट होता है अमीर आदमी, एक बहुत ही अमीर आदमी को बोलते हैं एफ्लुएंट, जिसके पास धन संपदा है। तो ये दोनों वर्ड्स अलग हैं, ए और ई से पूरा मीनिंग इनका बदल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से पोस्टमार्टम करते हुए चलना है हर लाइन का। कह रहा है इट इज़ डिप्रेसिंग दो नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर दैट अ न्यू स्टडी बाय एन एनजीओ हैज़ फाउंड एविडेंस ऑफ अ मॉडर्न डे स्कर्ज microplastics in the river with the highest concentrations in Banaras and Kanpur followed by Haridwar। कह रहा है ये चीज़ डिप्रेसिंग है, हालांकि सरप्राइजिंग नहीं है, बिल्कुल भी इस पर अचंभा नहीं है, डिप्रेस जरूर करती है। कौन सी चीज़? कह रहा है इसीलिए दैट ये कि एक नई स्टडी ने, एक एनजीओ ने, जो एनजीओ के द्वारा की गई है, उसने पाया है सबूत को, एविडेंस को, एक मॉडर्न डे स्कर्ज की। मॉडर्न डे मतलब आजकल के दिन की, और स्कर्ज का मतलब है कष्ट, बीमारी। इन्होंने एविडेंस को पाया है आजकल की एक बहुत बड़ी बीमारी का, जो है एविडेंस मिला है गंगा में। अब उस बीमारी का नाम क्या है? माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक का चूरा। और कहाँ पे? इसी रिवर के अंदर, द रिवर गंगा में। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन मिली है, डेंसिटी मिली है वाराणसी में और कानपुर में, और इसके बिल्कुल बाद में आता है हरिद्वार। तो सबसे पहले वाराणसी, फिर कानपुर, और उसके बाद में हरिद्वार में गंगा में आपको प्लास्टिक का चूरा मिलेगा। समझ गए? सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें, सेंटेंस समझ गए ना? बड़ी ही डिप्रेसिंग बात है, एनजीओ को मॉडर्न डे स्कर्ज मिला है माइक्रोप्लास्टिक। स्कर्ज आप समझ ले कष्ट, जो भी चीज़ आपको परेशान करे वो स्कर्ज है, डेथ या मिजरी को कॉज करे। तो ऐसी एक चीज़ माइक्रोप्लास्टिक नाम की जो मॉडर्न डे स्कर्ज है ना, अब गंगा नदी में भी मिलने लगी है। सबसे ज़्यादा बनारस में मिलती है, फिर कानपुर में, और फिर हरिद्वार नाम के शहर के पास। इट की वर्ब है इस, न्यू स्टडी की वर्ब है हैज़ फाउंड। स्कर्ज आप जानते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब होता है डेंसिटी, फॉलोड बाय का मतलब है जिससे आप फॉलो कर रहे, जो आपको फॉलो कर रहा है। फॉलोड बाय का मतलब है जो इसके बाद में आएगा ना, वो फॉलो कर रहा है इन दोनों को। तो पहला वाराणसी, दूसरा कानपुर, तीसरा हरिद्वार। बढ़े आगे। कह रहा व्हाट द डेटा शो इज द अलार्मिंग प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक फिलामेंट्स, फाइबर्स, फ्रैगमेंट्स and in two places microbeads with their composition pointing to both industrial and secondary broken down plastics from articles of everyday use। कह रहा है जो चीज़ डेटा शो करते हैं इस वो है
अलार्मिंग प्रेजेंस, अलार्म कर देने वाली, परेशान कर देने वाली मौजूदगी, और किसकी? प्लास्टिक फिलामेंट्स की, फाइबर्स की, फ्रेगमेंट्स की, इन तीनों चीज़ों की। ये तीनों चीज़ें ये बताते हैं प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को। फ्रेगमेंट है, फाइबर है, फिलामेंट्स है, मतलब प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, समझ गए। और करें दो चीज़ों पे, दो जगहों पे, इन टू प्लेसेस, माइक्रोबीट्स की। माइक्रोबीट्स क्या है? माइक्रो मतलब छोटी और बीट मतलब बॉल्स, प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉल्स भी मिल रही हैं। तो इस तरह का डेटा है, हमारा डेटा यही शो करता है कि ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब देखो कैसे मिल रही हैं, के साथ ही विद उनकी कॉम्पोजिशन के पॉइंट टू करने के। कॉम्पोजिशन मतलब कैसे वो बनी है, तो इनकी बनावट को पॉइंट टू करने के साथ ही, इशारा करने के साथ ही, और किसकी तरफ पॉइंट टू करती है इनकी बनावट? दोनों ही चीज़ों की तरफ, बोथ। एक तो इंडस्ट्रियल और दूसरा सेकेंडरी ब्रोकन डाउन प्लास्टिक्स फ्रॉम आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे यूज। तो एक तो इंडस्ट्रियल ब्रोकन डाउन प्लास्टिक मिल रहा है हमें, और एक सेकेंडरी ब्रोकन डाउन प्लास्टिक मिल रहा है उन चीज़ों से, आर्टिकल से, जो हम घर में एवरीडे यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्री और घरों का प्लास्टिक जो है हम नदियों में डाल रहे हैं, वही प्लास्टिक टूट जाता है, उसी का चूरा बन जाता है, और वही चूरा इस एनजीओ को मिला है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। समझ गए सेंटेंस को? रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। डेटा की वर्ब है शो, डेटा प्लूरल है इसीलिए वर्ब भी प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो यहाँ लिखा होता डैटम, है ना, TUM। अब ये पूरा जो क्लोज है ना वर्ड से बनने वाला, ये पूरा जो क्लोज है, इस क्लोज की वर्ब है इज। वर्ड द डेटा शो इज, है ना, ये पूरे क्लोज की वर्ब है इज। अलार्मिंग का मतलब होता है जो आपको परेशान करे, फ्राइटनिंग करे, फियरफुल हो। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा, माइक्रोबीट्स मतलब छोटे छोटे बॉल्स। अब एक कॉन्सेप्ट करेंगे ग्रामर का, बड़ा ही कूल कॉन्सेप्ट है। आपने कई बार सोचा होगा एवरीडे और एवरीडे में क्या फ़र्क है, बीच में स्पेस लगाएं या ना लगाएं। एवरीडे स्पेस के साथ भी आता है और बिना स्पेस के भी आता है। भाई दोनों में फ़र्क है, दोनों अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं। एवरीडे स्पेस के साथ होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब होता है डेली। एवरीडे जब स्पेस आ जाए बीच में, इसका मतलब होता है एवरी डे, यानी डेली, एडवर्ब की तरह काम करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जब ये मिल जाता है ना एवरीडे, इसका ये एडजेक्टिव बन जाता है, इसका मतलब होता है जो चीज़ कॉमन हो, कैजुअल हो, रूटीन की हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो। तो एवरी डे एक नाउन के लिए यूज़ होगा, एवरी डे स्पेस के साथ एज एन एडवर्ब आपको यूज़ करना है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह। अब यूज़ करके मैं दिखा देता हूँ। देयर इज़ नो टाइम फॉर फॉर्मेलिटी इन एवरी डे और एवरी डे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में फॉर्मेलिटी का कोई हिस्सा नहीं है, कोई वक्त नहीं है, कोई जगह नहीं है। समझ गए ना? लाइफ कैसी है? रोज़मर्रा की। लाइफ नाम के नाउन के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए जो रोज़मर्रा, कॉमन या रूटीन की बात करे। अगर एडजेक्टिव चाहिए जो नाउन को मॉडिफाई करवा देंगे, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे बिना स्पेस वाले एवरीडे को। फॉर्मूला बड़ा आसान है, आपको पता होना चाहिए बस। देयर इज़ नो टाइम फॉर फॉर्मेलिटी इन एवरीडे लाइफ, बिना स्पेस के। और यहाँ देखो, न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज आर बीइंग मेड एवरी डे या एवरी डे। नई नई वैज्ञानिक खोजें बनाई जा रही हैं हर रोज़। कब बनाई जा रही हैं? हर रोज़ बनाई जा रही हैं। काम के होने की फ्रीक्वेंसी पता लग रही है, कब काम हो रहा है? हर रोज़ काम हो रहा है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं करना है, तो आप यूज़ करेंगे स्पेस वाले एवरीडे को। ठीक है, चलो दिमाग में बैठ जाएगा, एक दो बार रिवाइज करना, अच्छे से बैठ जाएगा। फिर करवाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को किसी और आर्टिकल में। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में यूज़ होगा ये, These range from tires, clothing, food packaging, bags, cosmetics, microbeads, garland covers एंड अदर म्यूनसिपल वेस्ट। ये भाई जो प्लास्टिक्स लिखा ना गलत है, ध्यान रख लेना। बताया मैंने आपको, प्लास्टिक को एस लगा करके जैसे ही आप लिखेंगे वो बन जाएगा प्लास्टिक बनाने की कला। अगर आप टेक्निकली देखो तो ये एस लगाना गलत है, क्योंकि प्लास्टिक एक अनकाउंटेबल नाउन है। कह रहे अब ये बता रहे ये सब चीज़ें क्या हैं। कह रहे ये चीज़ें रेंज फ्रॉम करती हैं, ये आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं, क्या रेंज है इनकी। टायर से लेकर के कपड़ों तक, क्लॉथिंग तक, फूड पैकेजिंग तक, रैपर्स तक, है ना, जो खाने की चीज़ों पे आते हैं, बैग्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, और माइक्रोबीड्स के साथ में कॉस्मेटिक्स। और कौन से? गार्लैंड कवर्स। गार्लैंड मतलब फूल माला, उसके कवर्स। और अदर म्यूनसिपल वेस्ट, जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना यहीं से रेंज करते हैं ये हमारे एवरीडे आर्टिकल। इन सब चीज़ों की वजह से प्लास्टिक और प्लास्टिक का चूरा हमें देखने को मिलता है गंगा नदी में। दीज की वर्ब है रेंज फ्रॉम। अब रेंज पूरी आपको बता दी है यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहे द फाइंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इनविजिबल टू द नेकेड आई एट बिलो 300 माइक्रोमीटर्स टू 5 मिलीमीटर्स इन द कंट्रीज हॉलीस्ट रिवर्स calls into question the progress of 2 high priority well funded missions of the NDA government, Swachh Bharat to deal with solid waste and Namami Gange to get rid of its pollution.
अब देखो बिल्कुल सही बात है, कह रहा है जो ये फाइंडिंग है ना सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, ये जो फाइंडिंग है, ये जो खोज निकली है बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल की, चरण की, और किसके, छोटे छोटे पार्टिकल्स की। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटा, पार्टिकल मतलब टुकड़ा, और ये वो पार्टिकल्स हैं जो इनविजिबल हैं नेकेड आई को, आप इसको खुली आंख से नहीं देख सकते हो, इसके लिए आपको एक लेंस लगाना पड़ेगा आंख के आगे। और कहाँ पे, इस लेवल से इस लेवल के बीच में। और कहाँ पे मिला है सबका सब, कंट्री की होलीस्ट रिवर में, कंट्री की सबसे ज़्यादा पवित्र नदी में। कह रहे ये जो फाइंडिंग है ना इस तरह की, इतने छोटे टुकड़े मिले हैं जो नेकेड आई से हम देख ही नहीं पाते हैं, ये फाइंडिंग कॉल इनटू क्वेश्चन करती है, ये फाइंडिंग सवालों के दायरे में लाती है, ब्रिंग इनटू क्वेश्चन करती है उस प्रोग्रेस को जो है 2 हाई प्रायोरिटी वेल फंडेड मिशंस की। ऐसे मिशंस जिनको बहुत अच्छे से फंड भी दिया गया और बड़ी प्रायोरिटी भी दी गई है, बड़ी पब्लिसिटी भी मिली है, और ये मिशंस हैं एनडीए गवर्नमेंट के। पहला मिशन है स्वच्छ भारत, जो कि निपटने के लिए बनाया गया था सॉलिड वेस्ट से। सॉलिड वेस्ट वो वेस्ट है जिसमें पानी नहीं होता है ना, सूखा वेस्ट। और दूसरा है नमामि गंगे, जो कि इस रिवर को गेट रिड ऑफ करवाने वाला था, जो कि इस नदी को छुटकारा दिलाने वाला था इसके पोल्यूशन से, इसके प्रदूषण से। समझ गए ना। तो ये फाइंडिंग इस चीज़ की दोनों ही मिशन को सवालों के दायरे में घेरती है। दोनों ही मिशन हाई प्रायोरिटी थे और वेल फंडेड थे, एनडीए सरकार के थे। पहला है स्वच्छ भारत जो ये काम करता था, दूसरा है नमामि गंगे जो ये काम करने वाला था। अब आओ इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। फाइंडिंग की वर्ब होगी कॉल्स इनटू क्वेश्चन, कॉल इनटू क्वेश्चन, ब्रिंग इनटू क्वेश्चन एक ही बात है। दोनों ही जो ना इडियम्स हैं, दोनों का मतलब होता है सवालों के दायरे में घेरना। इनविजिबल मतलब जिसको आप देख ना पाओ। डील विद का मतलब होता है निपटना। कंटेंट विद बोल दो, ग्रैपल विद बोल दो, टैकल बोल दो, टैकल के साथ में विद ना लगाएं। गेट रिड ऑफ, अब ध्यान से समझना है इसको, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ और डिस्पोज ऑफ एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन चीज़ क्या याद रखनी है आपको, इनके बाद ऑफ आता है बिना डबल एफ वाला। गेट रिड ऑफ, यहाँ पे ओ डबल एफ वाला ऑफ मत लगाया ना, बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है, क्लासिक एरर है, इसको कभी भी मत करना, ठीक है। डिस्पोज ऑफ, गेट रिड ऑफ में ओ डबल एफ वाला ऑफ नहीं आता है। एलिमिनेट और डिस्कार्ड भी बोल सकते हैं किसी चीज़ से छुटकारा पाने को, इनके सिनोनिम्स। ये चीज़ें जब तक आप माइंड नहीं करोगे ना तब तक दिमाग में बैठ ही नहीं सकती। अगर आपको गेट रिड ऑफ का मीनिंग पता है, आपने 50 बार इसको यूज़ किया देखा होगा, लेकिन अगर आपने कभी ये माइंड नहीं किया कि इसका आगे ओ डबल एफ वाला ऑफ नहीं आता, एग्जाम में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। चलो आगे बढ़े। कह रहा सरप्राइजिंगली पीएम मोदी सपोर्ट फॉर द रिवर क्लीनअप ओरिजिनली scheduled to be implemented by December 2020 has not saved it from serious deficits। अब डेफिसिट्स आगे बताएगा। कह रहा सरप्राइजिंगली बात यह है, अचंभे की बात यह है कि मोदी साहब का जो सपोर्ट है रिवर की क्लीनअप के लिए, रिवर की सफाई के लिए, जो कि ओरिजिनली शेड्यूल था, जिसका ओरिजिनली शेड्यूल बना हुआ था कि वो इम्प्लीमेंट होगा, अमलीकरण में होगा दिसंबर 2020 से। कह रहा इसने सेव नहीं किया है इस नदी को बहुत ही सीरियस डेफिसिट से, बहुत ही ज़्यादा गंभीर कमियों से। तो सरप्राइजिंगली बात यही है कि 2020 दिसंबर से शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ असर उसका निकल करके देखने को हमें मिला नहीं है। अब देखते हैं कौन सा असर निकलना था। कह रहा ऑफिशियल डेटा इंडिकेट्स दैट 97 Ganges towns may be discharging about 750 million liters of untreated sewage a day into the river। ऑफिशियल डाटा इंडिकेट करते हैं कि 97 जो टाउन्स हैं गंगा के किनारे वो डिस्चार्ज कर रहे हो सकते हैं लगभग 750 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सेवेज, खराब कचरा, सीवेज, खराब पानी, गंदा पानी जो अनट्रीटेड है, जिसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हमने ट्रीट नहीं किया है। और कब? एवरी डे अ डे, हर रोज इन द रिवर। तो मोदी साहब का प्लान था कि दिसंबर 20 से सफाई शुरू करेंगे, लेकिन जुलाई आ गए, अभी तक 97 टाउन्स जो हैं इतना गंदा पानी रोज नदी में फेंक रहे हैं। तो साफ तो आप तब करोगे ना जब पहले गंदा पानी फैलना बंद करें, जब गंदा पानी गिराना बंद करें। तो ये सरप्राइजिंग बात है, अभी तक बंद नहीं हुआ। समझ गए। मोदी साहब के सपोर्ट की वर्ब है हैज़ नॉट सेव्ड, ऑफिशियल डेटा की वर्ब है इंडिकेट, टाउन्स की वर्ब है मे बी डिस्चार्जिंग। ये वाला जो क्लीनअप है ना ये शेड्यूल्ड था, ये क्लीनअप वो क्लीनअप था जिसका शेड्यूल बना हुआ था। शेड्यूल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, लैक्यूना, इनएडिक्वेसी, किसी चीज़ के अंदर कोई जो है ना इनएडिक्वेसी, समझ गए ना, कोई चीज़ कमतर हो। चलिए आगे बढ़े। सीवेज और सीवरेज में फ़र्क कर लेना, अगर इसमें आर लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, सीवेज जहाँ से बहता है उस पाइप को बोलते हैं सीवरेज। कह रहे एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट गुरुदास अग्रवाल डाइड इन 2018 आफ्टर फास्टिंग इन प्रोटेस्ट एंड हिज लेटर टू मिस्टर मोदी डिड नॉट चेंज द सिचुएशन। कह रहे एक पर्यावरण का एक्टिविस्ट जो था जिनके नाम थे मिस्टर गुरुदास अग्रवाल, ये डाई हो गए 2018 में फास्ट करते हुए
फास्ट करने के बाद प्रोटेस्ट के अंदर। और उनका जो लेटर है मोदी साहब को, उसने कुछ भी सिचुएशन को चेंज नहीं किया, कुछ भी बदलाव नहीं लाया। तो इसी मुद्दे पे एक आदमी मर भी चुका है भूख हड़ताल करके, लेकिन कोई भी असर जो है सरकार की कान पे जू नहीं रहेगा। समझ गए? एक्टिविस्ट की वर्ब डाइड, लेटर की वर्ब डिड नॉट चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल आर्टिकल, सिंपल सेंटेंसेस। कह रहा माइक्रोप्लास्टिक्स recorded in recent times in the remotest of places, Mount Everest, Arctic snow, Icelandic glaciers, the French pioneers, and deaths of the Mariana Trench, among others, pose a hazard as plastic pollution outpaces the ability of governments to collect and manage waste. अब बता रहा है सरकार का बचाव कर रहा है। सरकार उतनी जिम्मेदार नहीं है जितने हम जिम्मेदार है। अब ये बताएगा कैसे। कह रहा है जो माइक्रो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक के जो टुकड़े हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया है हाल के कुछ टाइम में रिमोटेस्ट ऑफ प्लेसेस में। रिमोट का मतलब होता है दूर दराज। कह रहा है दुनिया के सबसे दूर दराज के प्लेसेस में भी ये मिल गए हैं माइक्रो प्लास्टिक। गंगा में तो चलो मिल नहीं थे, है ना। अब वो प्लेसेस कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट पे मिल रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक, जहाँ पे जो लोग चढ़ते हैं इतना ऊपर अपनी जान खेल करके, वहाँ भी मिल रहा है। आर्कटिक की स्नो में मिल रहा है, ग्लेशियर्स के अंदर मिल रहा है, फ्रेंच पायनियर्स पे मिल रहा है। ये फ्रेंच के एक पहाड़ है जिन पे कोई नहीं जाता, बहुत दूर है, बहुत ऊपर है, बहुत जो है दुर्गम बोलते हैं इनको जाना, है ना। तो कह रहे हैं यहाँ सब जगह मिल रहे हैं। और इवन डेथ ऑफ मरियाना ट्रेंच, समंदर तल से पता नहीं कितने किलोमीटर नीचे मरियाना ट्रेंच है, दुनिया का सबसे गहरा जगह है, गहरी जगह है, वहाँ पे भी मिल रहे हैं। कह रहे हैं ये माइक्रो प्लास्टिक जो है ना, जो हर जगह मिलते हैं, ये पोज करते हैं एक हैजर्ड को, एक रिस्क को। कह रहे हैं क्योंकि एज जो प्लास्टिक की जो प्रोडक्शन है ना, वो आउट पेस कर रही है, वो अपनी रफ्तार में पीछे छोड़ रही है सरकारों की एबिलिटीज़ को, सरकारों की सक्षमता को कलेक्ट करने की और मैनेज करने की वेस्ट को। समझ गए सेंटेंस को? तो ये माइक्रो प्लास्टिक जो हर जगह मिल जाते हैं, ऐसी जगहों पे भी मिल जाते हैं जहाँ पे इंसान का जाना भी मुश्किल है। ये माइक्रो प्लास्टिक्स पोज करते हैं एक खतरे को, क्योंकि प्लास्टिक की प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो रही है, उतनी तेज़ी से कि सरकार की एबिलिटी से भी वो तेज़ है, जो एबिलिटी है कलेक्ट और मैनेज करने की, जो प्लास्टिक उसको बन चुका है उसको मैनेज करने की। माइक्रो प्लास्टिक्स की वर्ब होगी पोज, प्लास्टिक प्रोडक्शन की वर्ब है आउटपेस। आउटपेस होता है रफ्तार में पीछे छोड़ना, इसको आउट स्पीड भी बोलते हैं। पेस का मतलब स्पीड होता है ना, आउट पेस या आउट स्पीड। इसको ओवरटेक भी बोलते हैं। अब देखने वाली चीज़ें देखो, हैजर्ड का मतलब होता है रिस्क, पेरिल भी बोल दो इसको। पोज नाम के वर्ड के साथ में आप रिस्क को जरूर देखेंगे। ये पोज वर्ड है ना, इसका मतलब होता है खड़ा करना, रिस्क को, डाउट को, धर्म संकट को, है ना, ऐसी गलत चीज़ों को खड़ा करने के लिए हम पोज नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। तो हैजर्ड के साथ में आप इसको देख रहे हो। एक चीज़ देखने वाली और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के पहले द नहीं लगा हुआ, क्योंकि इंडिविजुअल माउंटेन पीक्स के आगे कभी भी द नहीं लगाते हैं। एक इंडिविजुअल पर्वत के आगे, पहाड़ की चोटी के आगे द ना लगाएं। द एवरेस्ट कभी नहीं देखोगे, द K2 कभी नहीं देखोगे। लेकिन माउंटेन रेंजेस के आगे लगता है। हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, द हिमालय। एंडीज है, अरवल्लीज है, पायरेनीज है, तो यहाँ पे फ्रेंच पायरेनीज के पहले भी द लगा हुआ है। श्रृंखला के आगे द लगाएं, इंडिविजुअल पर्वत के आगे द ना लगाएं। बढ़े आगे। कह रहा सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, रुक जाओ, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इश्यूड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बट ड्रॉप द बॉल ऑन इम्प्लीमेंटेशन। कह रहा एक के बाद एक जो गवर्नमेंट्स आई हैं, एनडीए से पहले भी आई थी यूपीए की सरकार, कह रहे एक के बाद जो सरकारें आई हैं ना, उन्होंने इश्यू किए हैं जो है वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स को, कैसे वेस्ट को मैनेज किया जाए, लेकिन वो फेल हो जाती थी इम्प्लीमेंटेशन पे। रूल्स को कैसे अमल में लाया जाए, इस चीज़ के ऊपर नाकामयाब रहती थी। गवर्नमेंट्स की वर्ब है इश्यूड, ड्रॉप्ड इसकी दूसरी वर्ब है। गवर्नमेंट की पहली वर्ब है इश्यूड, दूसरी वर्ब है ड्रॉप्ड, है ना। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक आने वाली, कंसेक्यूटिव भी बोल सकते हो आप इसको। अब ये बॉल नाम के वर्ड पे 3-4 इडियम बनती है, जैसे ड्रॉप द बॉल आपने देखी है, और भी बहुत सारी हैं, फटाफट देख लेते हैं। पिकअप द बॉल एंड रन विद इट। पिकअप द बॉल एंड रन विद इट, इसका मतलब है किसी आइडिया को डेवलप करना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो। पिकअप द बॉल एंड रन विद इट, आपको दिख रहा है एक आइडिया है, आपने उसको और डेवलप किया और अपने हिसाब से बना लिया, है ना। किसी दूसरी कंपनी का जो प्लान है उसको चुरा करके अपना जो है प्रोडक्ट बना लिया। पिकअप द बॉल एंड रन विद इट। ड्रॉप द बॉल का मतलब होता है मेक करना, एक मिस्टेक करना, मेक किसी चीज़ को, मिस्टेक को मेक करना या स्पॉइल कर देना किसी भी चीज़ को। सेट द बॉल रोलिंग, ये आपने बहुत बार देखा होगा, किसी चीज़ की शुरुआत करना। बॉल एंड चेन, बॉल एंड चेन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपको कोई काम करने से रोके। अक्सर अपराधियों के पाँवों में एक बॉल, बहुत बड़ी सी लोहे की, और चेन के साथ बांध दी जाती है ताकि वो तेज़ भाग ना पाए। अपराधी अगर कहीं भागना चाहे जेल से, कैदी, तो उसके पाँव में वो चेन होती है और एक बॉल बंधी होती है, तो उसको सरका के धीमे धीमे वो चल पाता है। तो बॉल एंड चेन इसलिए होती है कि वो भाग ना पाए। हर वो चीज़ बॉल एंड चेन है आपकी लाइफ में जो आपको आपके काम से, आपके लक्ष्य से भटकाती है, दूर पहुँचने तक रोकती है ना, बॉल एंड चेन। कह रहा ऑल दो, हट जा, कह रहा ऑल दो द सेंटर रिसेंटली इश्यूड अ ड्राफ्ट
to tighten the plastic management waste management rules. Cities have failed to implement existing rules as well as solid waste management rules on ending single-use plastics, waste segregation, recycling levels on packaging, extended producer responsibility for manufacturers एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल्स। अब बता रहा है केंद्र सरकार की गलती कम है और शहरों की गलतियाँ ज़्यादा है। कैसे कह रहा है, हालांकि शहरों ने सेंटर ने जो रिसेंटली इशू किया था एक ड्राफ्ट को टाइट करने पे और कड़ा बनाने पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को, हालांकि सेंटर इस काम को कर चुकी है, बड़े कड़े रूल बना चुकी है, लेकिन शहर जो है ना वो फेल कर जाते हैं। शहरों की जो म्यूनसिपालिटी है ना वो नाकामयाब होती हैं इम्प्लीमेंट करने में एग्जिस्टिंग रूल्स को, और साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को, और किस पे एंड करने पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स पे, वेस्ट को सेग्रीगेट करने पे। अगर आप वेस्ट को अलग अलग कर देते हो ना, सूखा कचरा इधर, गीला कचरा अलग इधर, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है पोल्यूशन को कम करने पे, क्योंकि वो सूखा कचरा गीले में मिल जाएगा और बाद में नदियों में बहेगा। तो वेस्ट सेग्रीगेशन पे, रिसाइकिल करने पे, लेवल्स जो पैकेजिंग के ऊपर होता है, एक्सटेंडेड और ज़्यादा बढ़ी हुई प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फॉर मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और रिकवरी ऑफ मटेरियल्स के लिए। तो ये बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, है ना। जिस आदमी ने, जिस मैन्युफैक्चरर ने बोतल बनाई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस बोतल को जहाँ भी मिले उस पानी की बोतल को वो इकट्ठा करे, खाली बोतल को, और कहीं पर डिस्पोज ऑफ करे। तो ऐसी कई रिस्पॉन्सिबिलिटियों के रूल बने हुए हैं, वेस्ट को सेग्रीगेशन के रूल बने हुए हैं, लेकिन हमारे शहर और हमारी म्यूनसिपालिटियाँ जो नगर पालिकाएँ हैं नाकामयाब रहती हैं इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने पे। तो इस पूरे आर्टिकल में, इस पूरे सेंटेंस के अंदर सेकंड पैराग्राफ में आप देखोगे सेंटर का बचाव कर रहा है कि सेंटर की जिम्मेदारी कम है और हम लोगों की ज़्यादा है। सेंटर की वर्ब है इश्यूड, सिटीज़ की वर्ब है हैव फेल्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसमें कुछ है नहीं देखने वाला। कह रहा मोर ओवर ग्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट विल फार एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू मैनेज इट गिवन दैट रिसाइकलिंग हैज़ इट्स लिमिट्स। कह रहा है और भी चीज़, इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़, मोर ओवर, फर्दर मोर या एडिशनली, इससे भी आगे की चीज़ ये है कि जो बढ़ता हुआ प्लास्टिक का जो वेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सीड करता है उस क्षमता को, कैपेसिटी को, एबिलिटी को जो है सरकारों की इसको मैनेज करने की। आप दिन में 100 किलो प्लास्टिक का चूरा या कचरा जो है इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन रोज़ फैक्ट्रियों में 1000 किलो बन जाएगा, तो 900 किलो तो आप कभी इकट्ठा कर ही नहीं पाओगे। तो ये जो है ना ग्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट जो है वो एक्सीड कर रहा है हमारी सरकारों की इकट्ठा करने की लिमिट को। कह रहा है इस चीज़ को देखते हुए, कौन सी चीज़, रिसाइकलिंग जो है ना इसकी खुद की भी लिमिट्स हैं। आप एक लिमिट तक ही रिसाइकिल कर पाओगे प्लास्टिक को, ऐसा नहीं है दिन भर में जितना भी कचरा मिला सारा का सारा रिसाइकिल हो जाएगा, तो इसकी भी सीमाएँ हैं। समझ गए सेंटेंस को। वेस्ट की लिमिट है विल फार एक्सीड, रिसाइकलिंग की वर्ब है हैज़। ये इट्स क्यों लगा दिया यार, एक मिनट रुको, इसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, और उड़ जा, इसको मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है। और इसको हमें कलर देना है ये वाला। रिसाइकलिंग की वर्ब है हैज़। गिवन और गिवन दैट के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं। गिवन का मतलब होता है इसके बाद में एक फ्रेज आएगा या इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आएगा। गिवन दैट जब भी आपको दिखे इसका मतलब है इसके बाद में क्लोज आने वाला है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आएगा ही आएगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब की वजह से गिवन दैट लगाना पड़ा हमें गिवन की जगह। कह रहे स्वच्छ भारत therefore must not mean merely keeping waste out of sight achieved through costly dumping contracts but sharply reduced generation। कह रहा स्वच्छ भारत अभियान है ना, इसलिए उसका मीनिंग नहीं होना चाहिए, इसका यही मतलब नहीं निकलना चाहिए खाली खाली मेरली कीप करना वेस्ट को हमारी आंखों से दूर, प्लास्टिक के वेस्ट को बस आंखों से दूर कर दें, इसका यही मीनिंग नहीं होना चाहिए। जो अचीव किया जाता है और किसके ज़रिए, बहुत ही महंगे डंपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए, लेकिन इसका मीनिंग होना चाहिए शार्पली रिड्यूस जनरेशन, प्लास्टिक की जनरेशन बहुत शार्पली रिड्यूस्ड हो और फुल सेग्रीगेशन हो, अलग किया जाए प्लास्टिक को और रिसाइकिल किया जाए। अभी स्वच्छ भारत अभियान में यही हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर से महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट करके प्लास्टिक को डंपिंग साइट्स में, मतलब ज़मीन में जो है ना गाड़ा जा रहा है, तो हमारी आंखों से दूर कर रहे हैं। कह रहे हैं ये मिशन नहीं होना चाहिए इस मिशन का, इसका मिशन ये हो कि प्लास्टिक की जनरेशन ही कम हो जाए और जो बन रहा है उसका फुली सेग्रीगेशन हो कचरे का और रिसाइकलिंग हो, ये इसका मिशन होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान की वर्ब है मस्ट मीन, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। कह रहा प्लास्टिक वेस्ट अराउंड द वर्ल्ड इज थ्रेटनिंग द फूड वेब and the crisis demands a new global treaty modeled on the Montreal Protocol और the Paris Agreement। कह रहा है प्लास्टिक का वेस्ट जो है पूरी दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड थ्रेटन कर रहा है फूड वेब को। फूड वेब क्या होती है,
हमारा जो फूड वेब बना हुआ है ना, मछली जो है दाना खाएगी, फिर मछली को मगरमच्छ खाएगा, मगरमच्छ को आदमी पकड़ के खा जाएगा, इस तरीके से फूड वेब बनी हुई है जानवरों की, इंसानों की। तो कह रहा है फूड चेन या फूड वेब को प्लास्टिक का वेस्ट जो है थ्रेटन कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ में प्लास्टिक घुला मिला है। और ये जो क्राइसिस है, ये जो आपदा है, ये जो बड़ी जो है स्कर्ज है, ये डिमांड करती है एक नई ग्लोबल ट्रीटी को, एक नए वैश्विक समझौते को, जो मॉडल्ड हो, जो आधारित हो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे या पेरिस एग्रीमेंट पे। तो ये आप दो जानते हो, दो एनवायरनमेंट के दो समझौते हुए हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। कह रहा है ऐसा ही हमें एक एग्रीमेंट चाहिए अब इस क्राइसिस से निजात पाने के लिए प्लास्टिक के, है ना, पूरी दुनिया में। वेस्ट की वर्ब है इज थ्रेटनिंग, क्राइसिस की वर्ब है डिमांड्स। मॉडल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वो वाली ट्रीटी जिसका मॉडल इस तरीके का हो, मॉडल्ड हो, आधारित हो, है ना। कह रहा है इंडिया नीड्स टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट इट इज़ सीरियस अबाउट अ क्लीन अप एट होम। इंडिया को डिमॉन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है कि ये सीरियस है, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है क्लीन अप के बारे में, सफाई के बारे में घर पे ही। तो पहले घर में कुछ करो, कुछ अच्छा करके दिखाओ, फिर दुनिया भर में आप एक लीडरशिप का जो है एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। एक ऐसी ट्रीटी को आप जो है प्रपोज भी कर सकते हो दुनिया के सामने, पहले घर पे सफाई, फिर सारी दुनिया में सफाई। इंडिया की वर्ब है नीड्स, इट की वर्ब है इज। सिंपल आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं तामझाम, जो थी वो मैंने आपको बता दी। ढूंढ ढूंढ करके हमने आर्टिकल्स के सारे वर्ड्स को और रूल्स को हमने जो है सीखने की कोशिश की। अब यही सारे के सारे रूल्स आपको इस क्विज पे अप्लाई करने हैं। गेट रीड के बाद में क्या लगाओगे, डिस्पोज के बाद में क्या लगाओगे, डबल एफ वाला लगाओगे या सिंगल एफ वाला लगाओगे, एवरी डे और एवरी डे में क्या फ़र्क है, अगर बीच में स्पेस दे दूँ तो क्या फ़र्क निकलेगा, नदियों के नाम के आगे द लगता है या झीलों के नाम के आगे द लगता है, ये आपको चेक करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उस वर्ड का, इस फ्रेज़ का, कि ऐसी चीज़ जो आपके रास्ते का रोड़ा बने, आपको किसी काम को लक्ष्य तक पहुंचने से रोके, है ना, हिंड्रेंस बने आपके रास्ते का, तो क्या कहलाएगा वो, एफ्लुएंस होगा, सेग्रीगेशन होगा, बॉल एंड चेन होगा, हैजर्ड होगा। इस लड़के और लड़की ने पूरा आँख खोल करके पढ़ा है आर्टिकल को पूरे मन से, 5 में से 5 नंबर आएंगे। 1 नंबर की मैं आप दे सकता हूँ आपको गुंजाइश, 4 तो आने ही चाहिए। इसके आंसर मिलेंगे आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लेना। अपना स्कोर मुझे ज़रूर से बताएं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके सामने है, क्या स्वच्छता की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की है, ये मिशन स्वच्छता के क्यों फेल होते हैं, सरकार की वजह से या लोगों की वजह से, ज़रूर से इसका आंसर करें। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।